हेलो एवरीवन, मरु स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान से संबंधित अप्रैल महीने में घटित करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना वैश्विक महामारी से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में राजस्थान में किस संस्थान ने सेल्फ डिसइंफेक्टेड वॉक इन टनल बनाई है? तो हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के द्वारा। इस किट में कितना खर्च आ रहा है? मात्र 20 पैसे आ रहा है। और इसके जो निदेशक है, आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, इनके बारे में डॉक्टर ओपी यादव है। हाल ही में WHO के द्वारा ऐसे जो भी टनल बनाए जा रहे हैं, और हमने अपने पिछले वीडियो में भी इन टनल्स के बारे में बात करी है, तो ये हमारी स्वास्थ्य के लिए, यानी डायरेक्टली अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इसलिए WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको अनुमति नहीं दी है और इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड अभी तक तैयार नहीं किया गया है। इसके साथ ये जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, हमें इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसे हम काजरी के नाम से भी जानते हैं। काजरी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब की गई? तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1959 के अंदर की गई। इससे पहले इसके दो नाम थे। 1952 में इसे मरु वनीकरण केंद्र कहते थे और 1957 में इसे मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में इस काजरी जो इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यतः कार्य क्या है? जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि दोहन से या फिर आवश्यकता से अधिक अगर कोई दोहन कर रहा है और मृदा का स्तर इसकी वजह से गिर रहा है, तो उसको रोकने तथा मृदा से संबंधित जो भी उर्वरता शक्ति होती है मृदा की, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में ऐसे प्रयासों को ये बढ़ावा देता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये है जोधपुर के अंदर। काजरी के जो निदेशक हैं, आप उनका नाम ध्यान रख सकते हैं, वो कौन है? डॉक्टर ओपी यादव। CGR से क्या आशय है? हाल ही में कोरोना संक्रमण के चलते ये टर्म काफ़ी यूज़ में ली जा रही है। तो यहाँ पे CGR का मतलब क्या होगा? कंपाउंड ग्रोथ रेट। और ये क्या बताता है? कोरोना के संक्रमण की दर को, कि वीकली या फिर डे बाय डे संक्रमण की दर क्या है। तो ये किसके द्वारा मेज़र की जाती है? कंपाउंड ग्रोथ रेट के द्वारा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में कोविड-19 के चलते राज्य में उत्पादन से लगे कारखानों में प्रतिदिन कितने घंटे काम किया जाएगा और ये कब तक जारी रहेगा? तो हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 माह तक ये जारी रखने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 माह तक और 12 घंटे, यानी जनरली 8 घंटे वर्क होता था, लेकिन अब ओवर टाइम करके 4 घंटे और बढ़ा दिए गए हैं। तो 12 घंटे ये काम होगा 3 माह तक। साथ ही जो ओवर टाइम किया जा रहा है उसके लिए इनको भुगतान भी किया जाएगा, जो भी उत्पादन के इस आवश्यक वस्तु की आपूर्ति पूर्ण करने में लगे हुए हैं उन सभी कामगारों को। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही जो राजस्थान उद्योग मंत्री हमारे, वो कौन है? प्रसादी लाल मीणा। तो आप इनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं। PPE किट में क्या क्या शामिल होते हैं? तो हम जानते हैं PPE किट होता क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। इसके अंदर दस्ताने या ग्लव्स, आँखों के बचाव के लिए गोगल्स, मास्क, एप्रेन, गाउन, बूट और शू कवर, कैप या फिर हेयर कवर भी हो सकता है। इन सब की अगर आप डिटेल और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके ये डिटेल्स निकाल सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी प्रेजेंट में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, यानी HRD मिनिस्टर द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? वो है युक्ति पोर्टल। संपर्क पोर्टल राजस्थान से संबंधित है। स्माइल पोर्टल भी राजस्थान से संबंधित है। इस ऑनलाइन पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। साथ ही इसका जो मेन मोटो था कि जितने भी छात्र हैं उनको अलग अलग वेबसाइट पर कंटेंट ढूंढना ना पड़े, इस वजह से उन्होंने युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पर सभी कंटेंट जो भी होगा स्टडी से रिलेटेड, वो एक ही पोर्टल से मिल जाएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हमारे जो प्रेजेंट में HRD मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है? रमेश निशंक पोखरियाल। किस संस्थान द्वारा कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा?
कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण। अब ये मानव परीक्षण दूसरी बार किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा इनोविया फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। ये इनोविया फार्मास्यूटिकल्स जो है मेलिंडा गेट्स व बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, इनसे फंडिंग प्राप्त करती है और FDA ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी मंजूरी दी है और ये दूसरे चरण का परीक्षण है। इसमें होगा क्या? इसके द्वारा एक छोटी आनुवंशिकी संरचना जिसे डिज़ाइन प्लाज्मिड में कहेंगे को इंजेक्ट करेंगे। ये संरचना जरूरी एंटीबॉडीज़ का उत्पादन कर विशिष्ट संक्रमण से यानी कोरोना के संक्रमण से लड़ने में सक्षम होंगे। ये कोरोना वैक्सीन के लिए दूसरा अवसर है, जैसा कि अभी हमने बताया। अगर ये दूसरा अवसर है तो पहला अवसर कोरोना परीक्षण के लिए कहाँ किया गया था? तो ये फर्स्ट ट्रायल जो किया गया था वो कहाँ पर? US के अंदर किया गया था, USA के अंदर। और जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है आप उसका नाम भी ध्यान रख सकते हैं। इसका नाम है केसर परमेनिटी वॉशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। और ये कहाँ पर है? सिएटल के अंदर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट जो हुआ था वो सिएटल में एक इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था, उसका नाम क्या है? केसर परमेनिटी वॉशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरा किसके द्वारा किया गया है? इनोविया फार्मास्यूटिकल्स, जिसको फंडिंग किसके द्वारा की जा रही है? मेलिंडा गेट्स एवं बिल गेट्स के द्वारा। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के लाखों किसानों को कोरोना संकट के दौर में बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन 2020 के लिए किस फसल के प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस फसल के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे? तो वो है खरीफ की फसल। कौन सी है हमारे पास में? मक्का एवं बाजरा। आप यहाँ नोट के अंदर नीचे देख सकते हैं कि ये दिए किसको जाएंगे? प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5 लाख किसानों को मक्का के प्रमाणित बीज के 5 किलोग्राम के मिनी कट यानी 5 kg मक्का के लिए और उसके भी मिनी कट, और बाजरा उत्पादक जिलों के 10 लाख किसानों को 1.5 किलोग्राम के बाजरा के प्रमाणित बीज के मिनी कट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही इस बार राज्य सरकार ने FCI के खरीद केंद्रों की संख्या 204 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 300 कर दी है। तो हाल ही में ये जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी सेंटर हैं उनको राजस्थान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 300 कर दिया गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही खरीफ की जो फसल होती है उसकी बुवाई का टाइमिंग हमें पता है कब होता है? जून जुलाई के अंदर, और कटाई नवंबर दिसंबर में। इसके साथ जो रबी की फसल होती है उसकी बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल के दौरान। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान खाद्य विभाग एवं नागरिक आपूर्ति जो मंत्रालय है अभी राजस्थान का, वो किसके पास में? रमेश चंद्र मीणा जी के पास में। रमेश चंद्र मीणा जी के पास में है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रगतिशील विचारक के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है? तो हाल ही में श्री दुष्यंत ओझा जी का निधन हो गया था। ये एक प्रगतिशील विचारक के साथ में पत्रकार भी थे और इनकी राजस्थान के अंदर बहुत सक्रिय भूमिका रही है, जिसका कि उल्लेख नीचे किया गया है। जैसे CPI के सक्रिय सदस्य रहे, साथ ही किसानों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं, आम आवाम के अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। इन्होंने जिन जिन कमेटियों को रिप्रेजेंट किया उनके बारे में यहाँ नीचे दे रखा है। सांप्रदायिक विरोधी कमेटी राजस्थान के संस्थापक, कौमी एकता ट्रस्ट नई दिल्ली के सदस्य, विजय सिंह पथिक स्मृति संस्थान के संस्थापक, स्वामी कुमारानंद स्मारक समिति के, राजस्थान पीपल्स पब्लिशिंग हाउस जयपुर के डायरेक्टर, अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन जयपुर के संस्थापक पद पर रहते हुए उन्होंने सदैव जनहित कार्यों के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में लॉकडाउन और वित्तीय सुधार के लिए गृह विभाग के SES राजीव स्वरूप व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपने रिपोर्ट में संक्रमण क्षेत्रों को कितने भागों में बांटे जाने की सिफारिश की है? तो इन्होंने अभी 4 भागों में संक्रमण क्षेत्रों को डिवाइड करने की सिफारिश की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। वो कौन कौन से हैं? अगर जहाँ पर पॉजिटिव केसेस 10 से अधिक हैं तो उसे हाई रिस्क जोन माना जाएगा। अगर वहाँ पर 5 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम है तो उसे मध्यम जोखिम क्षेत्र माना जाएगा। अगर 5 से कम पॉजिटिव है पर 14 दिन से एक भी नया पॉजिटिव नहीं मिला है तो उसे लो रिस्क एरिया माना जाएगा।
और एक भी पॉजिटिव नहीं है और 14 दिन में कोई भी संक्रमित नहीं मिला है तो उसे नो रिस्क एरिया माना जाएगा। तो ये सारे इस कमेटी ने इन क्षेत्रों में बांटने की सिफारिश की है और अकॉर्डिंग टू आर CM उन्होंने ये कहा कि हम इसे मानेंगे। साथ ही इन जोन्स के अंदर ये जितने भी जोन्स है, हाई रिस्क जोन और मध्यम रिस्क और लो रिस्क एरिया, नो रिस्क एरिया, इनमें क्या क्या सुविधाएं आमजन को दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो आप ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें सब कुछ दे रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें लोगों के लिए खुली रहेगी, कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेगी। तो आप यहाँ से देखकर इसको ईजिली समझ सकते हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमण के चलते मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से सरसों पर लागू 1% मंडी सेस को समाप्त करने की मांग की। राजस्थान में कुल कितनी सरसों की तेल मिलों की इकाइयाँ हैं? तो हाल ही में जो प्रेजेंट में सरसों की तेल मिलों की जो इकाइयाँ हैं वो कितनी है? टोटल 1800 है। अब यहाँ एक टर्म और आई है, 1% मंडी सेस। यहाँ पर सेस क्या होता है? सेस एक तरह से टैक्स का ही रूप है जो कि टैक्स अमाउंट पर दिया जाता है और गवर्नमेंट इसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेती है जब तक कि उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। हमें ध्यान रखना है। साथ ही सरसों की तेल मिलों की इकाइयों की बात आ रही है तो एक क्वेश्चन सरसों से रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। वो कौन सा है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं वो कहाँ पर है? भरतपुर सेवर के अंदर, भरतपुर सेवर में। लेकिन इसका जो अभी वर्तमान में नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में नाम क्या है? सरसों अनुसंधान निदेशालय, सरसों अनुसंधान निदेशालय। पहले क्या था नाम? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट इस्माइल किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में ये राजस्थान राज्य के अंदर शुरू किया गया था प्रोजेक्ट इस्माइल। इस्माइल का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको 2 ग्रुप के थ्रू, CEEO ग्रुप और PEEO ग्रुप, जिसके बारे में हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए जो भी पाठ्य सामग्री है वो CO ग्रुप से PO ग्रुप के अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है और PO ग्रुप में जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं वो ये कंटेंट आगे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और निकाल सकते हैं जो भी डेली अपडेट हो रही है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? इस्माइल ये प्रोग्राम है राजस्थान से संबंधित प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कोरोना की मुफ्त जांच को सीमित कर दिया गया है। ये सुविधा किन लोगों को नहीं मिलेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सभी आधार कार्ड होल्डर्स को, BPL परिवारों के लिए, EWS वर्ग के लिए, आयुष्मान भारत कार्ड धारकों के लिए। तो हाल ही में ये सुविधा किसको नहीं मिलेगी? सभी आधार कार्ड होल्डर्स को। सभी आधार कार्ड होल्डर्स, यहाँ पे सभी का मतलब हो गया कि जो निम्न वर्ग में भी आते हैं, जो मध्यम वर्ग में भी आते हैं और जो उच्च वर्ग में भी आते हैं। तो वहाँ पर इसको इन्वॉल्व करना ये थोड़ा सही नहीं होगा। इसके खिलाफ PIL लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना और इसे चेंज किया। तो ये सुविधा किन लोगों को मिलेगी? जिनके पास BPL परिवार का कार्ड है, EWS वर्ग से जो बिलोंग करते हैं और आयुष्मान भारत कार्ड धारकों के लिए ये सुविधा लागू की जाएगी। बाकी सभी आधार कार्ड वालों के लिए लागू नहीं होगा। हाल ही में राजस्थान की महादेवी वर्मा के नाम से मानी जाने वाली जोधपुर की हिंदी की प्रख्यात कवयित्री का निधन हो गया। इनका क्या नाम है? तो इनका क्या नाम है? सावित्री डागा जी। इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर रहीं। साथ ही इन्होंने 24 किताबें प्रकाशित की है, जिसमें 8 पुस्तकों का संपादन भी किया है। इनके काव्य संग्रह संदर्भों से कटे हुए को राजस्थान साहित्य अकादमी ने 1977 में कविता के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, संदर्भों से कटे हुए काव्य संग्रह, जिसको कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। साथ ही जनार्दन राय नागर सम्मान 2013 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें साहित्य भारती की उपाधि से भी अलंकृत किया था।
आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये हैं सावित्री डागा जी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए 3D तकनीक पर आधारित पोर्टेबल वेंटिलेटर किस स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है? तो हाल ही में ये किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा बनाया गया है? बी द्वारा। इन्होंने N96 मास्क द फेस शील्ड भी 3D तकनीक से बनाया था। साथ ही इसकी जो रेट है वो कितनी है? 10,000 रुपीज़। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? 3D टेक्निक को यूज़ करते हुए बी द्वारा। माइलेब सॉल्यूशन ने फर्स्ट कोरोना संक्रमण की जांच हेतु फर्स्ट किट बनाया था, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। कोविड-19 के चलते किस नगर पालिका द्वारा वर्ष 2020-21 का ऑनलाइन बजट पेश किया जाएगा? तो हाल ही में किसके द्वारा पेश किया गया है? बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आता है और कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु ही है। साथ ही में यहाँ के जो CM है प्रेजेंट में, उनका नाम क्या है? BS येडियुरप्पा। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? वाजूभाई वाला। क्या आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। भारतीय नौसेना की किस कमान ने कोरोना से संक्रमित मरीजों को पोत या किसी अन्य स्थान से एयरलिफ्ट करने के लिए खास तरह का बचाव पॉड तैयार किया है? तो हाल ही में किस कमान द्वारा किया गया है बचाव पॉड का निर्माण? ये किया गया है दक्षिण कमान। अब हम भारतीय नौसेना की बात कर रहे हैं, तो भारतीय नौसेना के कितने कमांड हैं हमारे देश के अंदर? तो टोटल कितने हैं? 4 कमांड है, जिसमें से एक दक्षिणी कमान हो गया है। इसके साथ एक पूर्वी कमांड है, एक पश्चिमी कमांड है और एक और है जिसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार कमांड। और ये है कहाँ पर? जैसे पूर्वी कमान जो है वो है विशाखापट्टनम के अंदर, पश्चिमी कमान जो है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, और दक्षिणी कमान ये कहाँ पर है? दक्षिणी कमान है हमारा कोची के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अभी प्रेजेंट में वर्तमान के अंदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किस योजना के लाभार्थियों को अनाज मिलता है? तो हाल ही में ये किन लाभार्थियों को अनाज मिलेगा? एक देश एक राशन कार्ड के लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अनाज मिलेगा। साथ ही ये जो योजना है 12 राज्यों में लागू है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना इसमें शामिल है। इसके तहत लाभार्थी किसी भी सार्वजनिक वितरण की दुकान से अनाज ले सकता है। और ये अधिनियम कौन सा है इसके अंदर? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में आसियान ने कोविड-19 संकट से निपटने और इस पर काबू पाने की रणनीति पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से विचार विमर्श किया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? गुएन जुआन फुच, PM ऑफ वियतनाम के द्वारा। यहाँ पे बात हो रही है एशियान की, तो हमें इनकी मेंबर्स कंट्री के बारे में भी जानना ज़रूरी है। टोटल मेंबर्स कंट्री कितनी है इसमें? 10। इसके बाद यहाँ जो हेडक्वार्टर है एशियन का वो कहाँ पर है? मुख्यालय वो है इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर, इंडोनेशिया जकार्ता में। और जो इसके मेंबर कंट्री हैं उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। इसके साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया ने अभी अपनी कैपिटल को चेंज करके इसका नाम बदलने की घोषणा की है। और जितने भी कैपिटल के अंदर वर्क होते थे ऑफिशियल्स, वो सब अब धीरे धीरे 10 सालों के अंदर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और इसका नाम क्या है? न्यू बोरिनो आइलैंड। तो ये इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी, जिसकी घोषणा इस बार की गई थी। और जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है अभी वो कौन है? जोको विडोडो। तो आप इनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गुर्जर दिवस स्थगित कर दिया गया है, ये कब होना था? तो हाल ही में ये कब होना था? 22 मार्च को। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। और इसके जो जिला अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है? रामचंद्र खुटला।
केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का ऐप जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है समीर। जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आप ये टर्म हमेशा देखेंगे PM, जिसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस PM के साथ में कुछ स्केल्स भी दिए हुए रहते हैं, रेटिंग्स दी हुई रहती है। जैसे यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 2.5 दे रखा है और 10 दे रखा है। PM होता क्या है? PM को हम इंग्लिश में पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, यानी कणिका पदार्थ। ये ऐसा मिश्रण होता है जिसमें कि ठोस और द्रव के सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हवा के अंदर तैरते रहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं PM 2.5, तो जैसे यहाँ दिया गया है नीचे, धूल धुएं के अत्यंत महीन कण, यानी बहुत छोटे छोटे कण। और साथ में क्या दिया है PM 10 के लिए, धूल धुएं के महीन कण। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में और कौन कौन से हमारे पास में गैसेस अवेलेबल रहती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, इसके अलावा अमोनिया NH3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, जो कि सूर्य के प्रकाश से बनने वाली वायुमंडलीय गैस हैं। तो ये सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इस इंडेक्स का जो नाम है, जो ऐप है, वो क्या नाम है? समीर। किस देश में संसदीय चुनाव के लिए लाखों लोगों ने मतदान किया है हाल ही में? तो हाल ही में संसदीय चुनाव जो है कहाँ पर हुए हैं? दक्षिण कोरिया के अंदर। और अभी जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक इसका रिज़ल्ट आ चुका है। और वहाँ पर किस पार्टी ने जीत हासिल करी है? तो डेमोक्रेट पार्टी ने अभी जीत हासिल करी है वहाँ पर। और उन्होंने किसे हराया है? द कंजर्वेटिव यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी को। कंजर्वेटिव यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, पूछा जाता है कभी कभी कि दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हमें ध्यान रखना है, वो क्या है? सियोल। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के संयुक्त अध्ययन में पहली बार भारत में पाई जाने वाली चमगादड़ों की कितनी प्रजातियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी सामने आई है? तो हाल ही में एक अध्ययन किया गया था हमारे ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा, और इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा। ये अध्ययन किया गया था जिसमें कि 2 प्रजातियों, जिनका नाम क्या है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स व रोजेट्स, जिनका नाम यहाँ नीचे दे रखा है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स व रोजेट्स में कोरोना वायरस की मौजूदगी सामने आई है। इन प्रजातियों के स्वैब सैंपल इकट्ठे किए गए थे, जिसमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के द्वारा, यानी RT-PCR। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। RT-PCR का मतलब क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। जांच में ये पॉजिटिव आए हैं और हाल ही में ये किट जो है चाइना से मंगाए भी गए हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने किस ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को जारी करने का विचार किया है? तो ये कौन सी ऐप है? जित्सी ऐप। व्हाट्सएप, गूगल डुओ के बारे में हम जानते ही हैं। जूम ऐप अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिगार्डिंग नोटिस निकाला कि इसे यूज़ नहीं किया जाए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जित्सी ऐप के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐप वीडियो से कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को जारी करने का विचार किया है। प्रेजेंट में जो राजस्थान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाईकोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? इंद्रजीत मोहंती। तो आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्यों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए तथा कोरोना महामारी से निपटने के लिए IGOT प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का पूरा नाम क्या है? तो हाल ही में ये केंद्र सरकार की HRD मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है राज्यों के फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए। तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसमें होगा क्या? इसके माध्यम से डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स, हाइजीन वर्कर्स, तकनीशियन, सहायक नर्सिंग, मिडवाइफ्स, राज्य सरकार को एक कंप्लीट प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करवाया जाएगा और ये वेबसाइट के थ्रू यहाँ से इसको मॉड्यूल को
ले सकते हैं। हाल ही में वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर किसके द्वारा बनाया गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा बनाया गया है वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर? एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी को हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1961 के अंदर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। चीन में भारत के राजदूत कौन है अभी प्रेजेंट में? वर्तमान में चीन में भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम क्या है? विक्रम मिस्त्री। हाल ही में चीन से कोरोना वायरस के लगभग 6.5 लाख किट, चीन से 6.5 लाख किट भेजे गए हैं, जो कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट हैं, जिनका उपयोग भारत करेगा कोरोना संक्रमण की जांच को बढ़ाने में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही तरनजीत संधू, ये कहाँ के राजदूत हैं? तो ये हैं यूएसए के। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाला वेंकटेश वर्मा, ये हैं रशिया से भारत के राजदूत। और संजीव सिंगला, ये कहाँ से हैं? इज़राइल से भारत के राजदूत हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इज़राइल में भारत के जो राजदूत हैं वो कौन है? संजीव सिंगला। रशिया में कौन है? बाला वेंकटेश वर्मा। और यूएसए के अंदर कौन है? तरनजीत संधू। और विक्रम मिस्त्री कहाँ पर है? चाइना के अंदर भारत के राजदूत हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा आप। CSR का क्या मतलब है? हाल ही में ये टर्म अभी न्यूज़ में थी, जिसका नाम क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाल ही में IMF के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में एडवांस इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, जबकि 2 देश चीन एवं भारत में विकास दर पॉजिटिव रहेंगे। तो ये कथन सत्य है बिल्कुल। भारत की विकास दर का अनुमान सबसे ज़्यादा 1.9% माना गया है, तथा चीन की विकास दर का अनुमान 1.2% माना गया है। ये भी कथन सत्य है। 2021 में भारत की विकास दर 7.4% होगी, जबकि चीन में 9.2% रहेगी। ये कथन भी सत्य है। और एशिया की विकास दर 2020 में 0% रहेगी। ये सब किसके द्वारा कहा गया है? IMF के द्वारा। IMF के बारे में हम जानते ही हैं। IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं हमारे पास में? 189 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1944 के अंदर। साथ ही जो अभी इसके चीफ हैं उनका नाम क्या है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और हाल ही में रघुनाथ राजन को, और रघुनाथ राजन के साथ में 12 मेंबर्स को, यानी 12 मेंबर्स के अंदर ही इंक्लूड है रघुनाथ राजन, उनको शामिल किया गया था ताकि वो पॉलिसीज़ बना सके हर देश के आर्थिक संकट को देखते हुए। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसे हम इस ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जो IMF की रिपोर्ट आई थी उसमें नीचे से सेकंड लास्ट के ऊपर आप देखिए, इंडिया की जो 2019 में यहाँ ग्रोथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 4.2। और चाइना की कितनी है? 6.1, जो कि हमारे स्टेटमेंट में भी है। इसके साथ में 2020 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो सबसे तेज़ रहेगी। उसका कितना आकलन किया गया है? 1.9। और चीन का कितना है? 1.2। लेकिन 2021 में चाइना की ग्रोथ क्या रहेगी? 9.2। और इंडिया की कितनी है? 7.4। आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान जो कंडीशन रहेगी इस ग्राफ के अंदर। आरोग्य सेतु की कमियों को दूर करने हेतु किन कंपनियों ने मिलकर क्वारंटाइन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है? तो हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप, जो कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में सहायक है, इसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है। तो इसे दूर करने के लिए किन कंपनियों ने ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है, क्वारंटाइन ट्रैकिंग सिस्टम? तो ये बनाया गया है सिनर्जी सिस्टम तथा सेफ्टियर कंपनी ने। सिनर्जी सिस्टम जो है उदयपुर की कंपनी है, और जो सेफ्टियर कंपनी है वो एक इजराइल की कंपनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब उसमें कमियां क्या क्या हैं आरोग्य सेतु के अंदर, ये आप देखेंगे तो आप खुद भी बता सकते हैं कि पहली चीज़ तो ये स्मार्टफोन के अंदर ही होना चाहिए। स्मार्टफोन होगा तभी इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड की जा सकेगी, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड की जा सकेगी। उसके बाद में इसमें एक कंडीशन है कि आपको ब्लूटूथ ओपन यानी ऑन करके रखना होगा। अगर किसी कारणवश ये बंद हो जाता है तो ट्रैकिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। इवन अगर सिस्टम कहीं से स्विच ऑफ हो जाता है या फिर हमारा जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो जाता है तो भी ट्रैकिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसी कई छोटी छोटी इसमें
कमियां थी जो कि किस कंपनियों ने दूर करी है, सिनर्जी सिस्टम तथा सैफियर कंपनी ने। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में अटीरा ने सबसे पहले N99 मास्क का कपड़ा तैयार किया है जिसकी फिल्ट्रेशन क्षमता लगभग 100% है। इसका पूर्ण नाम क्या है? तो अटीरा, ATIRA। तो इसका नाम क्या होगा? अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन। क्योंकि कपड़ा इन्होंने बनाया है तो ये टेक्सटाइल से रिलेटेड ही होगा। तो नीचे के जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। साथ ही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन। तो आप ये नाम ध्यान रख सकते हैं। किस महाद्वीप में डिजिटल मैपिंग से लॉकडाउन को हटाया जाएगा? तो हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा? यूरोप के द्वारा। यूरोपियन आयोग की जो अध्यक्ष है उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, वो कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये यूरोप की पहली महिला अध्यक्ष हैं तथा जर्मनी की रक्षा मंत्री भी रही हैं। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही जो यूरोपियन काउंसिल है उसके प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, चार्ल्स मिशेल। कौन है ये? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है EU का, वो कहाँ पर है? EU का हेडक्वार्टर है हमारा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आप ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य की सरकारी लेबोरेटरी ने कोरोना का जीनोम सीक्वेंस खोजने में सफलता हासिल की है? तो हाल ही में गुजरात की एक सरकारी लेबोरेटरी है जिन्होंने कोरोना का जीनोम सीक्वेंस खोजा है, GBRC, गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। अब यहाँ जीनोम सीक्वेंस खोज लिया गया है। तो जीनोम सीक्वेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ जीन होता है, यानी कि जीन्स का एक पूरा समुच्चय जो कि एक कोशिका के अंदर अवेलेबल होता है, एक कोशिका में पाया जाता है। और जीन क्या होते हैं? DNA से मिलकर बना होता है। जीन्स जो होते हैं वो DNA से मिलकर बने होते हैं। तो जब जीनोम सीक्वेंस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जब हमें इसके बारे में पता पड़ जाता है, तो उसमें रिलेटेड जितनी भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है जो कि किस में एनकोडेड होती है? DNA और RNA के अंदर। तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम दवाइयों का निर्माण कर सकते हैं। तो जब तक जीनोम सीक्वेंस हमें पता नहीं चलता किसी भी संक्रमित बीमारी का, तब तक हम कोई भी वैक्सीन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च या फिर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में जीनोम सीक्वेंस किसके द्वारा खोजा गया है? तो ये गुजरात के द्वारा, जिसका नाम क्या है? GBRC, और गुजरात टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा ये खोजा गया है। देश में रैपिड टेस्टिंग किट से जांच किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू हुई है? तो हाल ही में राजस्थान के द्वारा शुरू हुई है, लेकिन किट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने से इसको वापस लौटाया गया है। ICMR ने अभी थोड़े दिनों के लिए इस पर रोक लगा दी है। और जो भी चाइना से जो किट हमें प्राप्त हुए थे उस पर बातचीत चल रही है कि इसको किस तरीके से हमें वर्क करना है, और जो भी ख़राब किट होगी उसे वापस लौटाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट में कितनी फीसदी कम की है? तो रिवर्स रेपो रेट कितनी फीसदी कम कर दी गई है अभी RBI के द्वारा? तो ये की गई है 0.25%। अब 0.25% की गई है। तो ये क्यों की गई है? ताकि वित्तीय तनाव जो है, यानी कि अभी कोरोना संक्रमण के चलते सभी उद्योग बंद है, सभी फैक्ट्रियाँ बंद है, परिवहन का कोई भी इतना उद्योग मतलब परिवहन नहीं हो रहा है, ना ही बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं, मतलब सब कुछ एक तरीके से बंद सा हो गया है, लॉकडाउन हो चुका है। तो इस वजह से जो वित्तीय तनाव आ रहा है आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अंदर, उसको कम करने के लिए RBI ने रिवर्स रेपो रेट में कमी की है, और वो कमी कितनी की है? 0.25%। इसके साथ में जो रेपो रेट है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो 4.40 ही है। रिवर्स रेपो रेट 3.75 है, MSF 4.65 है, बैंक रेट 4.65% है, CRR 3% और SLR 18% है। तो ये रेट्स आप ध्यान रख सकते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते RBI ने तरलता बढ़ाने, ताकि जो भी मनी का फ्लो है वो इजीली हो सके, बैंकों से ऋण उपलब्धता बढ़ाने तथा वित्तीय तनाव को कम करने के लिए कई बड़े उपायों की घोषणा की है। तो हमें ध्यान रखना है। साथ ही ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि रिजर्व बैंक द्वारा मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर नामक एक नए मोबाइल एप्लीकेशन यानी ऐप की
आरंभ किया है, जो कि दृष्टिबाधितों को मूल्य वर्ग, सपोज़ 500 का, 2000 का, 100 का, उसको पहचानने में मदद करेगा। तो ये ध्यान रखना है कौन सा ऐप अभी लॉन्च किया है आरबीआई ने, मणि। फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के लिए केंद्र ने खरीद केंद्र 5 गुना करने का फैसला किया है। प्रत्येक 5 पंचायत पर कितने अस्थायी केंद्र बनाए जाएंगे? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 5 गुना किया गया है, तो 5 पंचायत पर कितने अस्थायी केंद्र होंगे? 1। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ में वर्तमान में चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड किस राज्य के ग्राम पंचायत को मिला है? तो राजस्थान में टोंक जिले के निवाई में सुनारा ग्राम पंचायत को यह अवार्ड मिला है। साथ ही नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ये कोटा जिले के लाटपुरा में चाखोरा ग्राम पंचायत को मिला है। तो ये दोनों ही आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोविड-19 के चलते आर्थिक संकट में फंसे किसानों की मदद के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री ने कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। मणि ऐप पॉसिबल ही नहीं है, ये आरबीआई से संबंधित है। इसके बाद किसान रथ ऐप, ये हम देखते हैं आगे। किसान सम्मान निधि ऐप, ये भी हो सकता है और इनमें से कोई नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किसान रथ ऐप, रथ परिवहन का एक सुगम हमारा आधार होता था पुराने ज़माने में, तो इसका जो ऐप अभी लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? किसान रथ ऐप। किसान सम्मान निधि ऐप, ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। और ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। केवल वेस्ट बंगाल में यह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आर्थिक संकट में फंसे किसानों की मदद के लिए और कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है प्रेजेंट में? वर्तमान में किसान रथ ऐप को लॉन्च किया गया है। हमारे जो मंत्रालय है, अभी केंद्रीय मंत्री जो हैं ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय, वो कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री जिन्हें हम कह सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु होने पर कितने रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाने की घोषणा की है? तो हाल ही में कितने रुपए मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की इन्होंने? 1 करोड़ रुपए। साथ ही आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम जानते ही होंगे, अरविंद केजरीवाल जी। और जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? अनिल बैजल। अनिल बैजल ये वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को रमन मैग्सेसे अवार्ड किस साल में मिला था? वापस दोहराता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को रमन मैग्सेसे अवार्ड किस साल में मिला था? तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। एल्स पर्वत की माथेरान चोटी को लेजर की मदद से भारतीय तिरंगे में रंग दिया गया है। ये एल्स पर्वत किस महाद्वीप में आता है? तो ये पर्वत किस में आता है? यूरोप के अंदर आता है। साथ ही यहाँ बात किसकी हो रही है? माथेरान चोटी, तो वो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपने देखा होगा अखबारों में काफ़ी और सोशल साइट्स पे भी काफ़ी इसको शेयर किया गया था, जिसमें कि एक चोटी पर तिरंगा बनाया गया था स्विट्ज़रलैंड सरकार के द्वारा। स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? बर्न। और साथ ही जो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? सिमोनेटा सोमोमरुगा। सिमोनेटा सोमोमरुगा। एक बात और ध्यान रख सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड में जो अभी प्रेजेंट में भारत के राजदूत हैं उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। उनका नाम क्या है? सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज ये कौन है? राजदूत हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ आपके पास में एक लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट में ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, साथ ही हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं। तो जब भी हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं तो वहाँ एक सिटी है जिसका नाम क्या है? जिनेवा। वहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मौजूद हैं। तो कौन कौन से मुख्यालय भी मौजूद हैं वहाँ पर? तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंकटाड, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये मुख्यतः मैं मार्क कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO
लगातार न्यूज़ के अंदर है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और स्थापना कब हुई थी? 1948 के अंदर। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये भी यहीं पर है। WTO जिनेवा के अंदर। WMO मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा के अंदर। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर है। इसके अलावा आप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लैंड के अंदर, ये अलग हो जाएगा, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में ज़्यूरिख। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने 8.2 लाख MSME को कितने रुपए का रिफंड जारी किए हैं? तो हाल ही में MSME इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म, छोटे व मध्यम जो लघु उद्योग है हमारे, उनको कितने रिफंड जारी किया गया है? 5204 करोड़ रुपए, यानी 5204 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। वर्तमान में जो चेयरमैन है CBDT के, यानी केंद्रीय CBDT, यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम क्या है हिंदी में? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। इसके अभी चेयरमैन कौन है? प्रमोद चंद मोदी, इनको हम PC मोदी के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। कॉस्फर प्रोजेक्ट किस संस्था से संबंधित है? तो ये कॉस्फर जो प्रोजेक्ट है वो किस संस्था से संबंधित है? वो संबंधित है IISc, और IISc का नाम आप जानते हैं, ये कहाँ पर है? स्थित है बेंगलोर के अंदर, IISc बेंगलोर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत होगा क्या? इससे सांस, खांसी और स्वर उच्चारण से भी COVID-19 की पहचान संभव होगी। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है कॉस्फर प्रोजेक्ट में वर्क? IISc बेंगलोर के द्वारा। अभी तक वर्तमान में हम किसके द्वारा कोरोना के संक्रमण की जांच कर रहे हैं? RT-PCR के द्वारा, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? तो हाल ही में कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 18 अप्रैल को। अच्छा, इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है कि इसको बनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये बनाया जाता है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट द्वारा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही इस साल की जो थीम थी वो क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी संस्कृति को शेयर कीजिए, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को शेयर कीजिए और अपनी जिम्मेदारी को भी शेयर कीजिए। तो ये इस साल की थीम थी वर्ल्ड हेरिटेज डे की। इसका जो हेडक्वार्टर है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 के अंदर, वॉर्सो के अंदर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मुंबई के 22 प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल के लिए, खासकर महिला पुलिसकर्मियों के लिए सुसज्जित टेंट और बॉलीवुड सितारों की वैनिटी वैन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इस पहल का उन्होंने क्या नाम दिया है? तो हाल ही में ये पहल शुरू की गई है गिल्ड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने। इसका नाम क्या दिया गया है? मिशन सुरक्षा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया एवं हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रति आवश्यक जागरूकता फैलाने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में मिस वर्ल्ड मानुषी छिंदलर को इन्होंने नियुक्त किया है कोरोना संक्रमण के प्रति आवश्यक जागरूकता फैलाने के लिए। और इसमें 2 का नाम आपको ध्यान रखना है, यूनिसेफ इंडिया और हरियाणा सरकार। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने वीडियो के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो मैं वापस दोहराना चाहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि उनके आंसर क्या होंगे। इसके अलावा अगर आप और भी जानकारी देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री होकर ये जानकारी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमने आपसे ये पूछा था, अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? सेकंड, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो गीता गोपीनाथ हैं वो किस पोस्ट पर है? हमने इसको कुछ और तरीके से पूछा था, आप वापस क्वेश्चन चेक कीजिएगा। भारत की जो वर्तमान में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वह भी कौन है? साथ ही यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हमने दे दिया है और आप ये बताइएगा कि यक्षगान किस राज्य से
संबंधित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप और ज्वाइन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपको ये बताना है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मरु स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित तो प्लीज़ शेयर कीजिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।